नमस्कार दोस्तों। आज हम ईएसआईसी के साथ ईएसआईसी का क्या फायदा है, ईएसआईसी का फायदा हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए क्या है, मजदूर भाइयों के लिए क्या है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ईएसआईसी का बहुत सारा स्कीम है, बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन हमारे मजदूर भाई ना मेडिकल बेनिफिट ले पाते हैं, ना सिकनेस बेनिफिट ले पाते हैं, ना डिजेबलमेंट बेनिफिट ले पाते हैं। और हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर रिटायर्ड ईएसआईसी श्री संजय सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। और हम ईएसआईसी एक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। यह एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए है। और यहाँ जो 10 से अधिक लोग जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी होटल में काम करते हैं, सिनेमा हॉल में काम करते हैं, या मोटर ट्रांसपोर्ट उद्योग में काम करते हैं, न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करते हैं, और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, और उन सभी जगहों पर जहां गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके इसको लागू कर सकता है। अभी प्रेजेंटली 21,000 तक जो वेजेज पाते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन जो है वह 0.75% है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3.25% है। और ये जो है ईएसआईसी, ये मजदूरों के लिए काफी बेनिफिट है। क्योंकि बहुत हैजार्डस डिजीज का इलाज भी ये ईएसआईसी के थ्रू कराते हैं। और हमें भी इंटरेक्शन हुआ है कि कैसे किडनी फेल्योर, जिनका किडनी फेल हो गया था, ऐसे मजदूर ईएसआईसी से बेनिफिट लिए थे, और उन्होंने ईएसआईसी का लाभ जो है की चर्चा हमसे की थी। और हमारे जो संजय सिन्हा सर हैं, ये नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के भी विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं हाल फिलहाल में। और इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर एंड अबव ऑफिसरों को ट्रेनिंग दिया है, और ये ट्रेंड मेडिएटर भी हैं। और लर्निंग जो है, न्यू लर्निंग पर ये विश्वास रखते हैं कि। और अब मैं सिन्हा साहब को इनवाइट करूंगा कि सिन्हा साहब खासकर इम्प्लाई के लिए जो डिजेबलमेंट बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, इम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, जो इंजूरी इम्प्लॉयमेंट इंजूरी से बेनिफिट है, और जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो 91 डेज का सिकनेस बेनिफिट है, एक्सटेंडेड मेडिकल बेनिफिट 730 दिन का है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताएंगे। क्योंकि हम लोग तो थ्योरी पार्ट ईएसआईसी का देखते हैं, और इन्होंने ईएसआईसी कॉर्पोरेशन को चलाया है एज ए रीजनल डायरेक्टर, तो ये प्रैक्टिकल बताएंगे। और सर, स्वागत है सर आपका। और आप डिटेल्स में बताइए ईएसआईसी एक्ट के बारे में, और खासकर मजदूर भाइयों के लिए, इम्प्लाई के लिए। धन्यवाद सचिन कुमार जी। आपने जैसा शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि डिपार्टमेंट का क्या कार्य है, कैसे हमारी डिपार्टमेंट कर्मचारी राज्य बीमा निगम मजदूरों को कंटीजेंसी के मतलब ऐसे हालातों में जब वो काम करने की हालत में नहीं रहते या बीमार रहते हैं या मजदूर की मृत्यु हो जाती है या मैटरनिटी बेनिफिट के स्थिति में, तो कई कई ऐसे परिस्थितियां हैं जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मैंडेट को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत मजदूरों को सारे हित लाभ दिए जाते हैं। इस स्कीम के तहत जो भी मजदूर रजिस्टर्ड हैं ईएसआई स्कीम में, उनको ऐसी परिस्थिति में जब उनको उनकी कमाई खत्म हो जाती है या नुकसान हो जाता है या किसी वजह से वो तबीयत खराब या किसी अन्य परिस्थितियों की वजह से इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो कैसे उसकी भरपाई की जाती है, वो भी ईएसआई के अंतर्गत आता है। चाहे वो सिकनेस की वजह से हो, चाहे वो मैटरनिटी की वजह से हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से हो कि काम कर रहे हैं और उस दौरान उनको कोई चोट लग जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जब वो कार्यालय नहीं आ पाते हैं तब भी उनको ईएसआईसी की तरफ से इलाज और आर्थिक सुविधा दी जाती है। कई सुविधाएं हैं, उसमें से एक मेडिकल बेनिफिट यह है जो उनके साथ साथ उनके ऊपर डिपेंडेंट
उनके परिवार के सदस्यों को भी वो सुविधा ईएसआईसी के द्वारा प्रदान की जाती है। ये अब कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो ईएसआईसी देती है, तो जैसा आपने भी बताया, मैं फिर से उसको कंटिन्यू करता हूं कि मेडिकल बेनिफिट है, सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, डिसेबलमेंट बेनिफिट है, डिपेंडेंट बेनिफिट है, और कुछ अन्य बेनिफिट है जो हम अभी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स का जो लाभ है वो कर्मचारियों को दिए जाते हैं। अगर हम शुरू करते हैं डिपेंडेंट बेनिफिट से, तो डिपेंडेंट बेनिफिट जो है, जिस दिन से वर्कर एम्प्लॉयमेंट में आता है, ईएसआई में रजिस्टर होता है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवारजनों को यह जो है आश्रित हित लाभ दिया जाता है, जिसको इसमें इसका जो ड्यूरेशन है, जब तक वर्कर की पत्नी के पूरी जिंदगी तक ये दिया जाता है, या अगर उन्होंने शादी दोबारा कर ली तो उस वक्त तक दिया जाता है, और उनके बच्चों को बेटा 25 साल तक दिया जाता है, और जो बेटी है उसकी शादी तक उसको दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर साथ ही इनके पेरेंट्स को भी अगर वो डिपेंडेंट है तो उसमें कुछ कंडीशन के साथ उनको भी दिया जाता है। इसमें गौर करने की बात है कि ऐसी विषम परिस्थिति में जब घर का कमाने वाला गुजर जाता है, तो जो जो ये बेनिफिट है, इसमें 90% उनका जो एवरेज डेली वेजेस, जो औसत दैनिक आय है, उसका 90% उनको दिया जाता है। और जो डिपेंडेंट, जैसा मैंने बताया कि आश्रित माता पिता पुत्र 25 साल तक, या बिटिया शादी करने तक, उनके बीच में एक फिक्स्ड परसेंटेज के तौर पे जो भी उसमें जिनको भी वो देय होगा उसको बांट करके उन लोगों को ये बेनिफिट दिया जाता है। अब है कि जैसा आपने भी कहा कि थोड़ा इस तरह से बताया जाए कि किस तरह से बेनिफिट को क्लेम किया जाना है। तो इसमें डिपेंडेंट बेनिफिट में जो है, ये दो तरीके की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट के द्वारा उनका उनका उनकी मृत्यु हो जाती हो। तो पहला तो है कि फैक्ट्री के अंदर ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर हो जाए कि भाई उनकी उनकी मृत्यु फैक्ट्री, मतलब जिसको हम लोग शॉप फ्लोर कहते हैं, कि फैक्ट्री के अंदर हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में एक फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं दुर्घटना रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट। वो जो है एम्प्लॉयर भर के ब्रांच ऑफिस में जमा करते हैं। अर्थात जैसे ही घटना होती है, घटना के जितना जल्दी हो सके उनके जो नियोजक हैं वह ब्रांच ऑफिस में, और यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब रजिस्टर होती है तो उसको एक निकटतम ब्रांच ऑफिस जो है उनको अटैच कर दिया जाता है, और उस ब्रांच ऑफिस, तो वो उसी ब्रांच ऑफिस में जो उनका ब्रांच ऑफिस है, या हर बीमित व्यक्ति के कार्ड पर भी उनका बीमा नंबर और ब्रांच ऑफिस और डिस्पेंसरी डॉक्टर की डिटेल उसमें दी जाती है, उनके कार्ड में, ईएसआईसी कार्ड में। तो उस ब्रांच ऑफिस में वो रिपोर्ट जमा करते हैं। वहां से एक अधिकारी या जो डिजिग्नेटेड कर्मचारी हैं जो कर सकते हैं, वो आते हैं फैक्ट्री में, उस दुर्घटना की जांच करते हैं, और जांच करके फिर वो अपने स्तर से भी दे सकते हैं। अगर शॉप फ्लोर में हुआ है तो ब्रांच ऑफिस के स्तर से ही तात्कालिक तौर पे, ताकि विलंब ना हो, वो ये डिपेंडेंट बेनिफिट उनके परिवार को दी जाती है। और दूसरी सूरत है कि अगर वो
वहां पर ना होकर के शॉप फ्लोर से बाहर है, फैक्ट्री के बाहर है, तब ऐसी परिस्थिति में नियरेस्ट जो हम लोगों का क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय कार्यालय ईएसआईसी का है, वहां पे जो संबंधित अधिकारी है उनको भेज करके ये वहां से स्वीकृत करा करके भुगतान जो है फिर उसी शाखा कार्यालय के द्वारा उनके परिवार को दी जाती है। गौर करने की बात यह है कि पिछले कई सालों से अब अधिकतम काम जो है वो ऑनलाइन होता है, इसलिए अब पैसा भी जो है वो जो भी डिपेंडेंट है उनके खाते में डायरेक्ट चला जाता है, इसलिए इसमें कोई भागदौड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसलिए उनको पेमेंट जो है वो डायरेक्ट ब्रांच ऑफिस से किया जाता है। इसके अलावा फिर अगला बेनिफिट अगर हम देखें कि डिसेबल्ड बेनिफिट वो क्या है, तो ये जो अपंगता हित लाभ है ये भी ये दो तरह से होता है, एक तो अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई जो है और अस्थाई ये दोनों जिस दिन रजिस्ट्रेशन करके एम्प्लॉयमेंट में आए उसी दिन से उनके ऊपर लागू होता है, वो इसके हकदार होते हैं। और डिसेबलमेंट ये जो टेम्पररी वाला अस्थाई है, जब तक वो इलाज करा करके ठीक ना हो जाए, वो चीज दूर ना हो जाए, वो समस्या तब तक के लिए वो दी जाती है। वो भी वो 90% एवरेज जो उनका वेतन है वो दिया जाता है और परमानेंट में पूरी जिंदगी के लिए दिया जाता है। और वो कितना दिया जाता है उसके लिए उसका एक आकलन किया जाता है, जिसके लिए ईएसआईसी के मेडिकल बोर्ड को बिठाया जाता है। जैसे किसी कोई मशीन पे काम कर रहा और उसकी उंगली कट गई, तो उसका एक ये आकलन किया जाता मेडिकल बोर्ड के द्वारा कि भाई ये अगर उंगली सही थी तो ये इनको वेतन अभी मिल रहा है, अब अगर उंगली कट गई है एक, तो अब इनके कमाने की क्षमता में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, और वो असेसमेंट करने के बाद उनको जो है तदनुरूप जो है एक रेट का कार्ड बना हुआ है और उसके द्वारा उसको चेक करके फिर उस तरह से उनको पूरी जिंदगी तक ये जो है हितलाभ उनको दिया जाता है। एक ईएसआईसी ने ये ध्यान रखते हुए कि जो कुछ खास शर्तों को पूरा करते हैं उनको रिटायरमेंट या वीआरएस के बाद भी उनको और उनकी पत्नी को, दो को, वर्कर एंड स्पाउस, अगर वो पति नौकरी में है तो पति, पत्नी पत्नी है तो फिर भी पति, इनको दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 120 रुपया एडवांस में कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। ये कंट्रीब्यूशन ब्रांच ऑफिस जो है उसी में जमा होता है जो उनका ब्रांच ऑफिस है, अर्थात 10 रुपया प्रति माह की दर से, और मेडिकल बेनिफिट उन दोनों को रिटायरमेंट के बाद भी दिया जाता है। उसके कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को पूरा करने पर वो दिया जाता है और साल दर साल इस बेनिफिट को एक्सटेंड किया जाता है। कितने साल तक काम किया वो उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि भाई आप कितने साल तक पीछे आपने काम किया है, वो उनको वो देखने पर वो उनको 120 रुपया पे पूरे साल के लिए मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है, जो साल दर साल हर साल वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है सिकनेस बेनिफिट, और ये बेनिफिट जो है इसमें ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये बताना जरूर पड़ेगा कि ईएसआईसी में ये जो तरीका है वो हम लोगों ने साल को 2 भागों में बांटा हुआ है, कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड करस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड। तो उसके हिसाब से 6-6 महीने का दोनों होता है। तो एक अप्रैल से दिसंबर होता है, एक अप्रैल से सितंबर होता है, दूसरा अक्टूबर से मार्च होता है। तो अगर कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल से सितंबर है तो उनका बेनिफिट पीरियड जनवरी टू जून होता है। तो इस तरह से अगर कंट्रीब्यूशन पीछे जो गया 6 महीना, उसमें जो पैसा वो जमा करते हैं
उस पर कंडीशन लगी हुई है सिकनेस और मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह में, जहां कैश दिया जाता है। तो ये कंट्रीब्यूटरी कंडीशन जो है, ये सिकनेस में ये है कि 78 दिन का पैसा कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड में, अगर जनवरी से जून में किसी को सिकनेस बेनिफिट का पैसा कैश में भुगतान ब्रांच ऑफिस, ये ब्रांच ऑफिस ही पेमेंट करती है और अब तो खाते में डायरेक्ट करती है, तो पीछे उनका देखा जाता है कि उन्होंने उधर पैसा उनका 78 दिन का आया है कि नहीं, आउट ऑफ 180 डेज। 180 दिन में, 6 महीने में अगर 78 दिन का पैसा आया हुआ है, ये जांच करके उनको फिर वो दिया जाता है। और ये कितने दिन तक, तो ये 91 दिन तक का दिया जाता है, और दो इसका रेट बेनिफिट कितना कितना पीरियड में। परसेंट वेजेज का रेट होता है ये? इसका 70%, 70% इसका रेट है। हमने ये देखा है कि फैक्ट्री वर्कर के लिए ये सीकनेस बेनिफिट काफी उनके लिए है कि वो काफी लगाए रहते हैं, आपके ब्रांच ऑफिस में भीड़ लगाए रहते हैं कि सीकनेस बेनिफिट के लिए। तो ये इनके लिए बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीमार हर व्यक्ति पड़ता है, और यही वो ऐसे ऐसे कंटीजेंसीज हैं, ऐसे समय हैं जब उनको सोशल सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसीलिए वो सिकनेस क्लेम करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, और उसकी जो प्रक्रिया है उसमें वही देखी जाती है कि वो उसके पात्र हैं कि नहीं, अर्थात उनके जो करस्पॉन्डिंग पीछे करस्पॉन्डिंग बेनिफिट जो पीरियड गया है, कंट्रीब्यूशन पीरियड, उसमें उन्होंने 78 दिन का पैसा उनका कंट्रीब्यूशन जमा अगर है, तो वो उनको 70% के रेट से 91 दिन तक उनको दिया जाता है। ये इसमें यह है कि अगर उनकी बीमारी जारी रही तो एक ईएसबी भी होता है। ये तो एसबी हुआ, सिकनेस बेनिफिट। एक है इनहैंस्ड सिकनेस बेनिफिट। वो जो है ज्यादा भी ऐसी बीमारी है जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, बड़ा एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी अगर का केस है, तो इसको बढ़ाया जाता है। और ये जो दिया जाता है, 14 दिन ट्यूबेक्टोमी के लिए दिया जाता है, 7 दिन वेसेक्टोमी के लिए दिया जाता है। और इन सबों को ईएसआईसी के डॉक्टर के एडवाइस पर बढ़ाया जा सकता है, और ये 100% की दर से दिया जाता है। यह है इनहैंस्ड सिकनेस बेनिफिट। उसके बाद एक है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। ये दोनों में फर्क है। इनहैंस्ड मैंने बताया आपको 100% का। एक है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। एक लिस्ट है, वहां पर 34 लॉन्ग टर्म डिजीज, जो लंबी अवधि तक चलने वाले कुछ बीमारियां हैं, ऐसे 34 बीमारियों की लिस्ट बनी हुई है, और वो हमारे साइट पर भी डाली हुई है, हर तरफ वह उपलब्ध है। उसके लिए ये दिया जाता है, और ये जो है 2 साल तक दिया जाता है। अगर 156 दिन का कंट्रीब्यूशन पिछले 4 लगातार कंट्रीब्यूशन पीरियड में अगर उनका जमा है, तो ये 2 साल तक के लिए दिया जाता है। मतलब पिछले और चार कंट्रीब्यूशन पीरियड में, मतलब कि पिछले 4 वर्षों में प्रति चार नहीं, मैंने कहा कंट्रीब्यूशन प्रति एक 6 महीने का, मतलब 180 दो दिन में साल 180 दिन में 156 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नहीं, ये 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड का मतलब है 4 छमाही पीरियड, लगातार 4 छमाही पीरियड, में उनका अर्थात 2 साल में। 2 साल में उनका अर्थात 156 दिन का कंट्रीब्यूशन यदि उनका आया हुआ है, तो उनको 2 साल के दौरान 124 दिन का मिलेगा, जो आगे फिर मेडिकल एडवाइस पर बढ़ाया जा सकता है। और ये एवरेज डेली वेजेस जो हैं, जो औसत आमदनी है प्रत्येक दिन का, उसका 80% दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो उनको कैश में उनके खाते में दिया जाता है। थोड़ा सा आपने कहा कि जोड़ हमें, तो मैं उस जोड़ को, हम्म। तो सिकनेस बेनिफिट में डॉक्टर देखता है आई वर्कर को, जिसको हम लोग आईपी कहते हैं, बीमित व्यक्ति को, और रेस्ट के साथ उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है।
वो ब्रांच ऑफिस में जाता है और उस ब्रांच ऑफिस से वर्कर जो है क्लेम करता है और वो जो है ब्रांच ऑफिस ही उसको डायरेक्ट उनको उसका पेमेंट करता है, जो पहले मैनुअल होता था अब ऑनलाइन होता है। उसी तरह से ईएसबी में भी वही प्रक्रिया है कि अगर 91 दिन का सिकनेस बेनिफिट वो ले चुके हैं और आगे उनको जरूरत पड़ी और दिया जा रहा है कि बढ़ाना है उसको लिस्ट में है अगर, तो फिर वो मामला हमारे ईएसआईसी में एक चिकित्सा परामर्शी होते हैं, उसको हम लोग एमआर कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उनको रेफर कर दिया जाता है। वो अगर ओपिनियन देते हैं कि भाई इनको जो है ये ईएसबी दिया जा सकता है, तो उसको उनके अप्रूवल पे वो उनको रीजनल के ऑफिस के द्वारा केस रेफर होकर रीजनल ऑफिस जाती है, वहां से वो सुविधा दी जाती है। अब आता है कि भाई टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट है। अब वो कहीं एक्सीडेंट हो गया कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयर रिपोर्ट देता है और जैसा मैंने बताया वो ब्रांच ऑफिस में जाएगा और उसको फिर एक्सेप्ट करके मैनेजर देगा। और अगर परमानेंट डिसेबलमेंट उसका हुआ है तो वो मेडिकल बोर्ड में जाएगा, ये मैं एक तरह से रिपीट कर रहा हूं, और फिर वो कितना परसेंटेज उसके कमाई का नुकसान हुआ तदनुरूप उसको वो बेनिफिट दिया जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट में उनका जो कंडीशन है वो है कि 70 दिन का पीछे के 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में, मात्र 70 दिन, अर्थात एक साल में 70 दिन का अगर पेमेंट है। और इसको जैसा कि बहुत ये पब्लिक डोमेन में भी बताया गया कि सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए इसको पहले कम पीरियड के लिए मिलता था, अब ये 26 हफ्ते के लिए मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट, और 100% रेट है उसका एवरेज डेली वेजेस का फॉर 26 वीक्स। और ये है, जहाँ और अप टू 6 वीक्स है अगर अगर जहाँ मिसकैरेज होता हाँ, है। अभी जो है जहाँ कन्फाइनमेंट का फैसिलिटी नहीं है ईएसआईसी के अंतर्गत, वहाँ अभी 7500 रुपया कैश देने का है। और फनरल हाँ फिनरल हाँ, फिनरल एक्सपेंसेज भी 10,000 है। फिनरल हाँ एक्सपेंसेज अगर बिल्कुल। इम्प्लाई का है। अच्छा, आप सर क्या कर रहे थे, मिसकैरेज के केस में कितना भी? अप टू 6 वीक्स, अप टू 6 वीक। डिपेंड। अप टू यस, सिक्स अप टू वीक 6, मतलब उनको मिलेगा उनको 100% के रेट। बिल्कुल और मैटरनिटी 100%। और इम्प्लाई को मैटरनिटी के लिए मिलेगा उनको। इस अप टू हफ्ते तक मिलेगा, लेकिन उसमें एक नियम है कि अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, क्योंकि उस पर भी एक पॉलिसी के तहत ध्यान दिया गया है कि अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन जिनका है वही है। 6 वीक तक मिसकैरेज का है, और एडिशनल 1 महीना और दिया जाता है अगर सिकनेस आउट ऑफ प्रेगनेंसी या कंफाइनमेंट होता है, या प्री मेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड, या मिसकैरेज ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, तो उनको 6 हफ्ते का और दिया जाता है। अब है कि हम मेटर्निटी बेनिफिट कैसे क्लेम करेंगे। उसके लिए एक एक फॉर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रेगनेंसी, कि उनका IW कहते हैं उनको, इंश्योर्ड वुमन कहते हैं उनको, वो डॉक्टर के द्वारा इशू किया जाता है और वो ब्रांच ऑफिस में उसको जमा करना होता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड कंफाइनमेंट एक वो भी है, फॉर्म 19 है, वो जमा करना पड़ता है। और आफ्टर जो 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 क्लेम फॉर्म है उसमें 19 में दे करके ये ब्रांच ऑफिस में जमा होता है और उसके बाद ये मिलता है। इसमें एक एक बहुत बड़ा चेंज आया है, वो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, और वो ये लिया गया है कि इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, वर्कर के द्वारा ये जो फॉर्म्स जमा करने हैं, जाना है ब्रांच ऑफिस में, क्लेम फाइल करना है, वो बड़ा ही परेशानी से भरा हुआ है कि ये भरी हुई एक प्रक्रिया होती थी। इसीलिए अब इसका ऑनलाइन फैसिलिटी कर दिया गया है। अब कोई भी फॉर्म फिजिकल तरीके से भर के ब्रांच ऑफिस में जाके देना, डॉक्टर से बनवा के लेना, या दोबारा क्लेम फाइल करना, ये सब के सब हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है ईएसआईसी का, उस पर जा करके वो डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है नया प्रोविजन ये है
कि ऑनलाइन आप जमा कीजिए मेडिकल मैटरनिटी बेनिफिट का, और वहां रिक्वेस्ट दे करके आप अपना क्लेम कर लीजिए। आपके खाते में वो पैसा आ जाएगा। वो एक अलग से आईपी के लिए पोर्टल है, www.esic.in। उस पर जाने पर दिया हुआ है एम्प्लॉयर का लॉगिन क्या है, आईपी का लॉगिन क्या है, ईएसआई के अपने स्टाफ का, पेंशनर का क्या है, सारा दिया हुआ। उसमें जहां पर वर्कर का है उसको क्लिक करके आप जाएं, और वहां पर आपको 4 स्टेप में ये काम पूरा हो जाता है। वो वहां पर बढ़िया से दे करके। अच्छा, कई सारे हैजार्डस जो बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, जैसे जिनका किडनी फेल है, जिसका डायलिसिस है, ये सब जो ईएसआईसी का बेनिफिट हुआ है और आपसे इंटरेक्शन हुआ होगा आपके कार्यकाल में वर्करों का, और कैसे वो लाभान्वित हुए हैं और उनको मैं आत्मसंतुष्टि हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ तुरंत। हाँ। ये है जैसे टाटा टाटा मेमोरियल कैंसर का हॉस्पिटल है मुंबई में। ये हम्म। सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल है अपने देश का, जहाँ कैंसर का इलाज होता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग ना सिर्फ मेंटली, फिजिकली, हर तरह से एंड फाइनेंशियली वो हर तरह से परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि ईएसआईसी में तो जो 21,000 तक कमाते हैं वही कवर्ड है। तो वो तो उनके लिए एक ऐसी विपत्ति है जिसमें वो उनको लगता है कि मेरा होगा क्या। तो पूरे देश से मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, ठीक है लोकल भी तो इंतजाम है ही हर प्रदेश में, और जहां जहां कैंसर के हॉस्पिटल हैं वहां पर हमारा टाई अप रहता है इलाज के लिए। दो 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 हमारा है, एक तो ये किसी के अपने हॉस्पिटल हैं, दूसरा है कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है टाई अप किया हुआ है, जिस आयुष्मान भारत वाले हॉस्पिटल से भी टाई अप किया हुआ है। तो वहां पर कैशलेस मिलता है। लेकिन कैंसर के लिए जो प्रीमियर है, मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मेरी पोस्टिंग जब महाराष्ट्र में थी, तो वहां पर मैंने जो हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है टाटा मेमोरियल से, और लगभग पूरे भारत से मरीज वहां रेफर करा के आते हैं, और उनको कैशलेस इलाज वहां से दिया जाता है। करोड़ों का इलाज वहां पे, ऑपरेशन, इलाज जो भी है कैंसर की, सारे हमारे वर्कर को अपने स्टेट के ईएसआईसी से रेफर करा के आते हैं। एसएमओ के ऑफिस से, रीजनल डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर और एसएमओ होते हैं मेडिकल में, स्टेट मेडिकल ऑफिसर, उनके ऑफिस से बस रेफर करा लिया। और वो रेफरल नेचुरल आजकल मेल से हो जाता है, ये भी नहीं है कि आपको करा के लेना है, वो मेल भी पहुंच जाता है, और उस मेल के आधार पर वहां उनको उनको इलाज दिया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे मुझे देखने को मिले हैं कि मैं अत्यंत भावुक कर देने वाले पल हैं, क्योंकि जो एक दो सरवाइव कर करके लौटते थे। मेरे पास एक रानीगंज का केस है बंगाल का, जिसमें वो आते थे अपनी पत्नी को लेकर के और पुत्री को लेके पत्नी का इलाज कराने, और उनका ऑपरेशन हुआ, फिर वो लौटे, फिर आए, 3-4 दफा जाने के बाद वो तकरीबन जब स्वस्थ हो गए, जब तक मेरा ट्रांसफर हुआ, तो वो हमारे लिए छोटा सा अपने घर में कुछ बना के उपहार तक ले आते थे, और कहते थे कि ये साइसी मेरे लिए भगवान है। क्योंकि हम जब पता लगा था कि मैडम को कैंसर है, तो हम लोग समझ गए, वो एक वहाँ स्कूल में टीचर हैं वहाँ बंगाल में, और वो कह रहे थे कि हमें, और एक ऐसा संबंध बन जाता है, यही सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने का है कि अब उनकी पुत्री ने 10वीं पास की, तो उन्होंने अलग से मुझे फोन करके जैसे अपना एक संबंध बन गया, और कहा आशीर्वाद दीजिए, 10वां पास कर गई और आगे डॉक्टर बनना चाहती। तो मेरा ये कहना है कि जो इलाज है, प्राथमिक है या सेकेंडरी है या सुपर स्पेशलिटी है, उसमें से जो इस तरह के इलाज हैं जो उनके लिए संभव ही नहीं है कि वो अपने पास उपलब्ध साधनों, आर्थिक साधनों से उसको कर सकें, तो ऐसी जगह पे
क्योंकि ईएसआईसी में आप क्या, आपका कितना सैलरी है और कितना कंट्रीब्यूशन कट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबों के लिए समान रूप से समान इलाज मौजूद है। सबों को अपने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो घटा करके अब 0.75% कर दिया गया है वर्कर के लिए। वो भी तकरीबन 176 रुपया अगर उनका पर डे का आता है तो उनको 0 देना पड़ता है। कोई कंट्रीब्यूशन देने की आवश्यकता एम्प्लॉय को नहीं है। उसमें सिर्फ 3.25% एम्प्लॉयर देगा। अगर पर डे का वेजेस 176 से ऊपर है तो उनको 0.75% देना है, चाहे उनका 21,000 हो सैलरी या उनका 10,000 हो सैलरी। इलाज समान मिलेगा और सब जगह इलाज वो, या तो ईएसआईसी में उपलब्ध है तो ईएसआई हॉस्पिटल में उनको कैशलेस इलाज मिलेगा, या उनको रेफर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे वो, और वहाँ सारा डेटा शेयर रहता है, वहां से उनको इलाज मिलेगा। तो ये एक्सपेंसेस, ये मैंने आपको डिफरेंट बेनिफिट्स के बारे में बताया। इसके अलावा जो एक है, एक बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है, उसके बारे में सर संक्षिप्त में बता दीजिए। जो ईएसआईसी के कवर्ड हैं इंश्योरेड पर्सन आईपी, और जो बेरोजगार हो जाते हैं, जो अटल बीमित योजना है। हाँ, उनको एक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये हाँ। ABVAY है, ये लागू किया गया है। और अगर वो नौकरी वो खो देते हैं तो वो हमारे साइट पे www.esic.in पे जा करके, और वहां पे ABVKY क्लेम क्रिएशन फॉर रिलीफ करके बना हुआ है टैब, और वहां पर वो जाके क्लिक करके अपना आईपी नंबर डाल दें, मोबाइल नंबर डाल दें और सबमिट कर दें। कुछ नहीं डालना है, अपना आईपी नंबर और मोबाइल नंबर। सिस्टम खुद चेक करके बता देगा कि आप इसके एलिजिबल पात्र हैं। हैं कि नहीं। एलिजिबिलिटी वहां चेक कर देगा, आपको कोई उसके लिए कागज और भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपना इंश्योरेंस नंबर, जिसको हम लोग वहाँ आईपी नंबर वहां पर लिखा हुआ है, आईपी नंबर और फोन नंबर जो आपका रजिस्टर आपने कराया हुआ है वो डाल दीजिए। वो चेक करके बता देंगे। जब वो बता देंगे कि भाई आप एलिजिबल हैं, तब वहां पर जो है अप्लाई फॉर क्लेम है, वो अप्लाई फॉर क्लेम पे क्लिक कीजिए और वहां पर स्कैन करके आधार कार्ड और अपना बैंक का खाता का डिटेल डाल दीजिए, ताकि जब स्वीकृति हो जाती है तो तुरंत से आपको आपके खाते में पैसा दे दिया जाए। अगर वहां आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप क्लेम को का प्रिंट आउट ले लीजिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट लगा करके बाय पोस्ट या खुद से जा करके अपने ब्रांच ऑफिस में जमा कर सकते हैं। वो वेरीफाई करेंगे और अगर ऐसा है तो आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में देते हैं। हाँ इसके सर। अतिरिक्त एक और भी है, हाँ। एक और है, वो है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, और उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूटरी कंडीशन है, और उसके उसका ही उसके पूरा उसका ही होने तो पर उसका ही तो नाम बदल के कर दिया गया, जो। यह कंफ्यूजन है। उसका नाम नहीं बदला गया है। वो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण जो है वो भी अपनी जगह बरकरार है, और वो अटल बीमित कल्याण योजना अलग है। राजीव गांधी वाले में है कि कुछ खास खास कंटीजेंसी में वो दिया जाता है, उसको भी कंटिन्यू किया गया है। और उसमें अगर जो है उनको रिट्रेंच कर दिया गया है, नौकरी से हटा दिया गया है, या आईडी एक्ट के अनुसार फैक्ट्री बंद हो गई है, तो उनको दिया जाता है। उसके लिए वो ब्रांच ऑफिस में जमा करते हैं अपना, और ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। और इसका जो पर्पस है वो ये है कि जब एक नौकरी छूटती है कुछ खास परिस्थितियों में, तब वो नौकरी जो छूटती है तो अगली नौकरी ढूंढने में मदद करने के लिए कि उस दौरान उनको इतनी तकलीफ में ना आ जाए कि उनको जीवन यापन में तकलीफ होने लगे, तो अगली नौकरी ढूंढने के लिए एक खास अवधि तक उनको ये असिस्टेंस दिया जाता है और कैश में, ताकि वो खोज सकें।
और ये जो है हमारा ब्रांच ऑफिस के रिकमेंडेशन पे रीजनल ऑफिस करता है, और ये जो है उनको नई नौकरी ढूंढने में सर, मदद करता है। जागरूकता का कमी काफी है लोगों में। आपका कॉल सेंटर नंबर है, आपका ESIC.NIC का जो वेबसाइट है वो है, लेकिन लोग अभी भी मजदूरों में हिचक है और जागरूकता का कमी है। नहीं तो इतना अच्छा सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसका मैक्सिमम बेनिफिट मजदूर अपने इंटरेस्ट में कर सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा से बताया और बहुत डिटेल बताया। अगर 1-2 मिनट में आप अगर अपने बात को समराइज कर सकते हैं तो सर समराइज कीजिए। और बहुत अच्छा रहा सर, और आपने बहुत डिटेल से मजदूर हित में, इम्प्लॉय हित में बताया। और 1-2 मिनट सर और हमारे पास समय है सर, उसमें आप सर इसको समाप्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, ऐसा है कि ये जो स्कीम है वो वर्करों के द्वारा ही फाइनेंस्ड है। हाँ ये स्कीम ESIC की उन्हीं के द्वारा फाइनेंस्ड है, और इसीलिए अगर ये एक बार इलाज शुरू हो जाए, हाँ और उसमें जैसे मैंने कुछ बताया आपको कि ये सीमाएं हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा बड़ा इलाज शुरू हो जाता है तो वो प्रोविजन भी है कि जब तक इलाज पूरा नहीं होता है तो अपर लिमिट जो है वो उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। कुछ भी खर्च वर्कर पे हो जाए, और वो अगर कुछ ही समय पहले भी आया हो, और जैसे ही वो एलिजिबल हो रहा हो, कोई लिमिट नहीं है कि उसने कितने पीरियड का पैसा भरा है। अगर कंट्रीब्यूटरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, इलाज को बीच में छोड़ा नहीं जाता। कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके उनकी इलाज तब तक की जाती है जब तक उनको इलाज की आवश्यकता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ESIC ने कुछ मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस भी खोले हुए हैं, नर्सिंग कॉलेज भी खोले हुए हैं। और मुझे ये इसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों को है, और इसमें इन सभी कॉलेजेस में वर्कर्स के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व की हुई हैं। तो वो इसीलिए हर बैच में कुछ ना कुछ बच्चों के वर्कर के बच्चे डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, नर्स बन के निकल रहे हैं, डेंटल सर्जन बन के निकल रहे हैं। जैसे MBBS का फीस 2,000 रुपया के हिसाब से रखा हुआ है पर मंथ, 2,000 रुपीज। तो इतने सब्सिडाइज्ड रेट पर, क्योंकि उन्हीं के पैसे से वो कॉलेज बना है। और इसकी जानकारी भी कम है, हालांकि पेपर में आता है, उसका एप्लीकेशन इनवाइट होता है, फिर ESIC उसको चुन ये करके देती है, और उनको एडमिशन मिलता है। चारों तरफ है हमारे, ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट सब जगह। ये कुछ हमारे हॉस्पिटल हैं जिस कैंपस में ये MBBS को पढ़ाया जा रहा है, और कई बैच अब तक निकल चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं, अब ये वर्कर के लिए ये एकदम यूनिक चीज है कि उनको, उनके बच्चों को डॉक्टर और डेंटल और MBBS और नर्सिंग का भी शिक्षा दिया जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इसके लिए हम आपका आभारी हैं। और अब आप भी अपने जो हमारे व्यूअर जो देखेंगे, जो बेनिफिट उठाएंगे, उनके बारे में सर 10 सेकंड में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वो हमारा जो साइट है, क्योंकि आज के दौर में सबके पास मोबाइल है, और कुछ न कुछ जैसे आधार सीडिंग का काम चल रहा है, जो भी मैंडेट आता है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से तो उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ ESI का जो है वो साइट कहाँ पर है, उसको वो समय समय पर देखते रहें। वहाँ बुकलेट भी दी गई है, पब्लिकेशन में जाएं, और ESIC के साइट पर अभी तो उसका थोड़ा esic.government.in हो गया है, gov.in। तो उस पर जाएं तो आप वो देखेंगे वो कि वहां पर उनके लिए तो एक पोर्टल है ही, सर esic.in। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस पर वो अपने आप को अपडेट करके लाभ सर उठाते रहे। धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।